हेलो एंड वेलकम टू केम्फी। आज हम स्टार्ट करने वाले सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का पार्ट 5। आई होप कि आप सब ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 तक देख लिया होगा। अगर अभी तक आपने नहीं देखे वो 4 वीडियोस, वो देख लीजिए, उन्हें रिवाइज़ कर लीजिए। अगर आप उन्हें रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपको आगे की वीडियोस समझ नहीं आएंगी, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सब समझ आए। माई सेल्फ आफ्ताब पाशा खान और सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम जो है हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन सॉल्व किए थे कुछ, ठीक है। आज हम जो है स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करने वाले। सो स्टोइकियोमेट्री स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो देखते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है। स्टोइकियोमेट्री होती क्या है? स्टोइकियोमेट्री के 3 स्टेप्स होते हैं। स्टोइकियोमेट्री के 3 स्टेप होते हैं। किसी भी अगर मैं कहूँ कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हो, वो एक प्रॉपर सिस्टमेटिक रेशो में मिल रही होगी, राइट। सो जब भी हम किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, सो उसके 3 स्टेप होते हैं और उसे ही हम स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। मतलब स्टोइकियोमेट्री सिस्टमेटिकली जो है रिएक्शंस को लिखना, बैलेंस करना और उनके बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना। जैसे पहला स्टेप है राइट डाउन द केमिकल रिएक्शन। कोई भी जो केमिकल रिएक्शन हो रही है सबसे पहले आप उसे लिख लें, ठीक है। फिर स्टेप 2 होता है कि आप उसे बैलेंस कर लें, ठीक है। तीसरा स्टेप होता है कि आप जो है जो भी चीज़ें एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रही है उनके बीच का रिलेशन विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मतलब रेशो। रेशो मीन्स कैसे? जैसे N2 प्लस H2 गिव्स अमोनिया, राइट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिले और उन्होंने अमोनिया दे दिया। रुको थोड़ा सा हम, जैसे मान लो मेरे पास नाइट्रोजन है, ठीक है, और एक हाइड्रोजन है, ठीक है। ये दोनों मिले और इन्होंने बना दी अमोनिया। क्या बना दी? अमोनिया, ठीक है। सो मुझे सबसे पहले मैंने केमिकल रिएक्शन लिख लिया। स्टेप 2 क्या था? स्टेप 2 था बैलेंस करना। यहाँ पर कितने नाइट्रोजन है? 2। यहाँ पर कितना है? 1। तो बैलेंस कर दो। यहाँ हम क्या कर देंगे? 2 लिख देंगे, तो 2 नाइट्रोजन हो गए। क्या आप बैलेंस हो गया है? देखो यहाँ पे 2 नाइट्रोजन, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन। अच्छा, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ हाइड्रोजन 6 है। देयर आर 6 हाइड्रोजन, ओके। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हाइड्रोजन है? सिर्फ 2 हाइड्रोजन है। यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ क्या करोगे आप? इतनी तो मैथ्स आती है, 3 2 ज़ा 6 है कि नहीं? तो यहाँ कितने हो गए हमारे पास? यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 हाइड्रोजन और यहाँ 3 2 ज़ा 6 हाइड्रोजन। यहाँ 2 अमोनिया, यहाँ 2 नाइट्रोजन, यहाँ 2 नाइट्रोजन। तो हमने बैलेंस भी कर दी। तीसरा क्या है कि तीसरा स्टेप क्या था? फाइंड आउट द रिलेशन विद द हेल्प ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। अच्छा, ये जो नंबर्स है ना, जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1 है। तो ये जो नंबर्स है ना, यही है हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही है हमारे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो हम लिख देते हैं, कि ये, फिर ये 3 और ये 2, ये सारे क्या है हमारे पास? ये सारे हमारे पास है स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये क्या है हमारे पास? ये सारे क्या है हमारे पास? अरे यार कुछ और खुल गया, एक सेकेंड ना। ये सब क्या है हमारे पास? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ओके, कोएफिशिएंट। तो ये सारे क्या है नंबर्स? ये सब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्टेप 3 में लिखा क्या गया है कि हमें ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रिलेशन चाहिए, मतलब रेशो।
सो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशो क्या है? 1:3:2। मतलब क्या? जब आप 1 मोल या 1 वॉल्यूम या क्या कहें हम, या मॉलिक्यूल ले, तो जब यहाँ आप 1 लोगे तो आपको यहाँ पर 3 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे ताकि आपको 2 अमोनिया मिले। इसका मतलब ये है, जब आप 1 नाइट्रोजन लेते हो तो आपको 3 हाइड्रोजन लेने पड़ेंगे और तभी आपको 2 अमोनिया मिलेंगे। यही है हमारे पास रिलेशन बिटवीन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो तीनों स्टेप देख लिया, पहले केमिकल रिएक्शन लिख ली, फिर उसके बाद बैलेंस कर लिया, उसके बाद क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमने निकाल लिया। ठीक है। नेक्स्ट, इन अ केमिकल रिएक्शन, जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन देखते हैं तो उसमें जो है जब भी हम केमिकल रिएक्शन लिखते हैं ना, तो उसमें जो मोलर रेशो होता है, जो मॉलिक्यूलर रेशो होता है और जो वॉल्यूम रेशो होता है वो सेम होता है। मास रेशो सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है मास सेम हो, लेकिन मोलर रेशो, मॉलिक्यूलर रेशो और वॉल्यूम रेशो तो हमेशा सेम होगा। किसी भी केमिकल रिएक्शन में रेशो का है, रेशो मोल का रेशो, मॉलिक्यूल्स का रेशो और वॉल्यूम का रेशो। देखिए, आइए उदाहरण के रूप में देखते हैं, मैं आपको ज़रा एग्जांपल करके बताता हूँ। मोलर रेशो कैसे सेम होगा, मॉलिक्यूलर रेशो कैसे सेम होगा और वॉल्यूम रेशो कैसे सेम होगा, आइए मैं आपको करके बताता हूँ। ठीक है, जैसे हम पहला केस लेते हैं, केस 1। मैं आपको हैंड रिटन लिख के बताता हूँ, क्योंकि लिख के आपको ज़्यादा समझ आएगा, है कि नहीं, रिलेट कर पाओगे आप। सो केस 1 केस 1 में क्या हो रहा, हम वही अमोनिया वाला प्रोसेस लेंगे। हाँ, हमने क्या किया, हमने एक नाइट्रोजन ली, हमने हाइड्रोजन ली और क्या किया हमने अमोनिया बना लिया। ठीक है। सो सबसे पहला स्टेप हमने रिएक्शन लिख ली। दूसरा स्टेप क्या था, बैलेंस करना। तो भाई चलो जल्दी से बैलेंस कर लेते। यहाँ 2 नाइट्रोजन है तो यहाँ 2 और यहाँ 3, ये भी हो गया और ये क्या हो गया हमारे पास 1, कुछ नहीं है तो 1। ठीक है। अच्छा, इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशो क्या, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो, इनका स्टोइकियोमेट्रिक रेशो क्या है अभी बता देता हूँ मैं। क्या है हमारे पास, 1:3:2। जब एक नाइट्रोजन को हम 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेंगे तब हमें 2 अमोनिया मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक रेशो बोल तो मोलर रेशो। इसका इस स्टोइकियोमेट्रिक रेशो का मतलब क्या हुआ, इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के फॉर्म में कुछ यूँ लिखेंगे, दैट इफ 1 मोल, रुको ऐसे नहीं लिखेंगे, इसका मतलब क्या है, इफ 1 मोल N2, इफ 1 मोल N2 अगर हमने लिया, देन हमें 3 मोल H2 रेशो, देन 2 मोल अमोनिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से लिख देता हूँ।
इसका इसका मतलब आप समझ गए, जब हम 1 मोल लेंगे ये सब आप समझ गए, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। सो हमारा जो मोलर रेशो होगा वो क्या होगा, देखो अगर हम 1 मोल ले रहे हैं तो हमें 3 मोल हाइड्रोजन और 2 मोल अमोनिया लेने में। उसी तरह इफ 2 मोल N2 हमने लिया तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2, फिर 6 मोल H2 लेने पड़ेंगे आपको, फिर क्या हो जाएगा हमारे पास 4 मोल अमोनिया हो जाएगा, ठीक है। सो इस चीज़ का मतलब समझ गए आप। सो हम यहाँ लिख सकते हैं कि हमारा मोलर रेशो क्या होगा, व्हाट इज द, एक सेकेंड ना, सो हमसे अगर कोई पूछे कि मोलर रेशो बताओ, सो मोलर रेशो क्या हो जाएगा हमारे पास, मोलर रेशो हो जाएगा हमारे पास 1:3:2। तो हमारा मोलर रेशो तो आ गया, ठीक है। मोलर रेशो वही है जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो है, ठीक है। चलिए ये हो गया केस 1। आइए केस 2 पे चलते हैं। केस 2 पे चलते हैं। केस 2 में हम क्या कर रहे हैं, हम वही अमोनिया वाला एग्जांपल लेंगे। जब हमने ये रिएक्शन की है कि नहीं, जब हमने ये रिएक्शन की, इसी को यहाँ पुट कर देता हूँ मैं, इतना क्यों झंझट है कि नहीं, सेव इमेज। ठीक है, ये आप समझ गए। 1 नाइट्रोजन है, 3 H2 है, प्लस 2 अमोनिया हमें दे रहा है। स्टोइकियोमेट्रिक रेशो ये हमारी रिएक्शन। अब हमने पढ़ा था कि मोलर रेशो भी सेम रहेगा और मॉलिक्यूलर रेशो भी जो है वो सेम रहेगा। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलर रेशो सेम होगा। इसका मतलब ये है कि इफ़ अगर हमने 1 मॉलिक्यूल लिया N2 का, if 1 molecule N2, then 3 molecule H2 लोगे आप, then 2 molecule अमोनिया लोगे। क्या लोगे आप, अमोनिया लोगे, राइट। ये समझ गए आप। उसी तरह अगर आप इफ 3 मॉलिक्यूल अगर मैं लूँ N2 के, तो अब मुझे H2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, अब मुझे H2 के कितने मॉलिक्यूल चाहिए, मल्टीप्लाई बाय 3, मतलब मुझे 9 मॉलिक्यूल चाहिए किसके, H2 के, और मुझे 6 मॉलिक्यूल चाहिए, देन 6 मॉलिक्यूल अमोनिया चाहिए, राइट। ठीक है, 6 मॉलिक्यूल जो है हमें अमोनिया के चाहिए। तो मॉलिक्यूलर रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास, मॉलिक्यूलर रेशो जो आएगा हमारे पास इस केस में वो आएगा हमारे पास 1:3:2। मॉलिक्यूलर रेशो समझे। अब हम आ जाते हैं वॉल्यूमेट्रिक रेशो पे। एक स्लाइड ले लेंगे तुरंत, ठीक है। आ जाते हैं हम केस 3 पे, केस 3 पे, राइट। सो केस 3 पे आ जाते हैं। केस 3 क्या है, अब हमें देखना है कि वॉल्यूम रेशो सेम होगा केस में। अभी हमें क्या देखना है कि वॉल्यूम रेशो सेम होगा क्या। फिर से हम वही हमारा ले लेंगे, देखिए केस 3 में जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो है, जो रिएक्शन है, वो हमें पता है। अभी हमें देखना है कि वॉल्यूमेट्रिक रेशो भी यही होगा क्या।
सो हमें पता है, इस केस में आते हैं केस नंबर 1 पे। ठीक है, केस नंबर 1 पे आते हैं और इसका थोड़ा सा पार्ट हम चुरा लेते हैं। ठीक है, इसका हम थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे। ओके, हमने क्या पढ़ा था, अगर हम 1 मोल N2 लेते हैं तो 3 मोल हाइड्रोजन लेना पड़ेगा और 2 मोल अमोनिया। उसी तरह अगर हम 2 मोल N2 लेते हैं तो हमें 6 मोल H2 लेना पड़ेगा और हमें 4 मोल अमोनिया लेना पड़ेगा। यही हमने मोलर रेशियो देखा था। अब आ जाती है हमारी पिछली क्लासेस। पिछली क्लासेस में हमने क्या देखा कि मोल से वॉल्यूम पे कैसे जाते वॉल्यूम पे, बाय मल्टीप्लाइंग 22.4 लीटर्स मोलर वॉल्यूम। 1 मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4 लीटर, तो मल्टीप्लाई कर दो। इस मोलर रेशो में आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब क्या था कि अगर हम 1 मोल N2 लेते हैं तो हमारे पास 3 मोल H2 और 2 मोल अमोनिया लेना पड़ेगा। उसी तरह अगर हम जो वॉल्यूम है, इफ़ 1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर N2 लेते हैं ना, जब हम इतना लीटर N2 लेंगे, देन हमें 3 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर क्या लेना पड़ेगा, H2 लेना पड़ेगा, राइट। देन हमें 2 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर अमोनिया लेना पड़ेगा। कैसे किया, हमें पता है जब हमें मोल से वॉल्यूम पे जाना है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे बाय 22.4 लीटर। अब आपको प्रीवियस क्लासेस याद होनी चाहिए, ठीक है, तभी होगा। सो अगर हम देखें वॉल्यूमेट्रिक रेशो क्या है, अगर हमसे कोई पूछे कि वॉल्यूमेट्रिक रेशो बताओ, सो वॉल्यूमेट्रिक रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक रेशो आ जाएगा हमारे पास, 1 सेकेंड, वॉल्यूमेट्रिक रेशो क्या आ जाएगा हमारे पास, वॉल्यूमेट्रिक रेशो आ जाएगा, 3 बार बोल दिया मैंने ये वॉल्यूमेट्रिक रेशो जो होगा वो होगा 1:3:2। अब आ जाते तीनों केसेस को रिव्यू करने पे, ठीक है। पहला केस क्या था कि हमें देखना था कि मोलर रेशो सेम है क्या, हाँ मोलर रेशो सेम है, मतलब मोलर रेशो वही है जो स्टोइकियोमेट्रिक रेशो है, ठीक है। केस 2 में हमने देखा कि हमारा जो मॉलिक्यूलर रेशो है वो भी सेम है एज दैट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक रेशो, तो जी हाँ ये भी सेम है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। तीसरे केस में देखा कि वॉल्यूमेट्रिक रेशो सेम है, हाँ वॉल्यूमेट्रिक रेशो सेम है, तो वॉल्यूमेट्रिक रेशो सेम है, हेंस प्रूफ दैट मोलर रेशो, मॉलिक्यूलर रेशो एंड वॉल्यूमेट्रिक रेशो जो है वो सेम होता है। अब हम आ जाते हैं मास रेशो में, क्या मास रेशो सेम होगा इस केस में, चलो देखते हैं मास रेशो का फिर से। अब हम आ गए केस 4 पे। केस 4 क्या है हमारे पास कि क्या मास रेशो सेम है, क्या मास रेशो सेम है, आइए देखते हैं। इस टॉपिक को ना इंस्टीट्यूट में बहुत जल्दी स्किप किया जाता है, ठीक है। सो इसको अच्छे से देखो क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आपको बहुत काम आएगा, ठीक है। सो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ो, थोड़ा टाइम दो और अच्छे से हो जाएंगे ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। सो हम आ जाते इस पे अपने मास रेशो में। हमने क्या पढ़ा, जब हम ये लेते क्या, इसको मैं थोड़ा सा क्रॉप कर देता हूँ। अब आप ये समझ गए मोलर वाला, तो आप समझ गए केस। इस पे आ जाते, थोड़ा इसको देखते थोड़ा सा।
अगर हम 1 मोल N2 लेते तो 3 मोल H2 और 2 मोल अमोनिया हमने सीख लिया। अब हम देखेंगे कि मास रेशो सेम होगा। देखो 1 मोल नाइट्रोजन का मास क्या होगा, 1 मोल नाइट्रोजन का मास क्या होगा, देखो 28 ग्राम, 28 ग्राम्स, ठीक है। सो जब हम 1 मोल नाइट्रोजन ले रहे हैं मतलब क्या, हम लेट मी टेक अनदर कलर, ओके। सो थोड़ा सा हम इसे एरो से सिग्निफाई कर देते, मतलब ऐसा थोड़ा सा बता देते। 1 मोल N2 ले रहे हो तो मतलब क्या, आप 28 ग्राम N2 ले रहे हो। 3 मोल H2 ले रहे हो तो एक मोल H का कितना, 1 मोल H2 का कितना वेट होता है 2 ग्राम, तो 3 मोल का कितना होगा 6 ग्राम, 6 ग्राम H2। देन अमोनिया कितना लोगे आप, देखो अमोनिया का क्या होगा, देखो नाइट्रोजन का जो होता है वो होता है N का सिर्फ, वो होता है 14, H का जो होगा वो होगा 1, ठीक है। तो यहाँ N2 है तो 28 ग्राम जो उसका मोलर मास है, और इसका 6 ग्राम और 2 मोल, देखो 1 मोल NH3 का क्या होगा, 1 मोल NH3 का होगा कितना मास होगा 14, 17 टू 34 ग्राम्स, कैलकुलेट कर लो 34 ग्राम्स अमोनिया। ये समझ गए। तो हम देख ले मास रेशो क्या है इनका, ठीक है, हम देख लेते हैं मास रेशो क्या है फटाक से। मास रेशो जो है वो क्या आ गया हमारे पास, 28:6:34, 28:6:34। सो अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 14:3:7। तो ये क्या हो गया भैया हमारे पास, ये तो मास रेशो हो गया। अब इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई थोड़ी होंगी चीज़ें, ये लास्ट है मास रेशो। ये अभी तक हमने सबका रेशो सेम देखा। देखो मोलर रेशो क्या था 1:3:2, मॉलिक्यूलर रेशो भी क्या था सेम था, वॉल्यूमेट्रिक रेशो भी सेम था, बट मास रेशो जो है वो डिफरेंट हो गया। सेम भी हो सकता है कभी, कुछ केसेस में सेम भी हो जाता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मास रेशो इज डिफरेंट। ओके, ये समझ गए आप। चलिए अब हम आ जाते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं क्या लेके दे के रखा है। क्वेश्चन इज दैट, थोड़ा हम जूम कर लेंगे। क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2, CO2 का वॉल्यूम निकालना है, प्रोड्यूस्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एट STP। ओके, सो हमें वॉल्यूम निकालना है। सो सबसे पहले हमें मोल्स पता होने चाहिए, राइट। सो 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप बंद करोगे तब कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले हम रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो सॉलिड होता है, तो हम यहाँ लिख लो छोटा सा सॉलिड होता है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करो आप, ओके। सो कैल्शियम कार्बोनेट को लेट वी हीट इट, ओके। हमने हीट किया तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड अलग निकल जाएगा और CO2 अलग निकल जाएगा, ओके। सो एक हमें मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस हमें क्या मिल जाएगा CO2, ओके। सो ये हमें मिल जाएगा, राइट। सो कैल्शियम ऑक्साइड मिल जाएगा, CO2 मिल जाएगा, दोनों का कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा सॉलिड, कैल्शियम ऑक्साइड होगा सॉलिड, CO2 क्या होगी हमारी गैस, और इनका रेशो क्या होगा 1, ये भी 1 और ये भी 1। कैसे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में कितने कैल्शियम है 1, राइट हैंड साइड में कितने कैल्शियम है 1, कार्बन है 1, कार्बन यहाँ पे भी 1, यहाँ 3 ऑक्सीजन, तो यहाँ 1 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए 3 ऑक्सीजन, तो सब बैलेंस है। अच्छा हमें निकालना क्या, हमें देके क्या रखा है 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, हमें 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट देके रखा है। सो हम लिख लेते हैं 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट। सो 5 मोल CaCO3 देके रखा है, तो हमें
पूछा है कि कितना CO2 प्रोड्यूस होगा। देखो जो स्टोइक्योमेट्रिक रेशो वही वॉल्यूमेट्रिक रेशो। स्टोइक्योमेट्रिक रेशो क्या है यहाँ पे स्टोइक्योमेट्रिक रेशो है 1:1:1। तो अगर 5 मोल कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप बर्न करोगे तो CO2 कितना निकलेगा भैया? CO2 भी 5 मोल निकलेगा, CO2 भी 5 मोल ही प्रोड्यूस्ड होगा। तो CO2 के मोल्स पता चल गए, अब वॉल्यूम पता कर लो। तो मोल से वॉल्यूम पे जाना है तो आप क्या करोगे, मोल पे मल्टीप्लाई कर दोगे 22.4 लीटर, हमारे पास क्या हो जाएगा CO2 हमें मिलेगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है? कोई बता सकता है क्या होगा राइट आंसर? सी, क्योंकि यही हमारा आंसर है। चलिए आपको समझ आ गया, पहले मोल निकाला फिर वॉल्यूम निकालना। ओके, बहुत इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे के रखा है दैट फाइंड आउट द मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड ऑब्टेन फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये हमें पूछ रहा है कि 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को बर्न करने पे कितना कैल्शियम ऑक्साइड हमें मिलेगा। तो यही क्वेश्चन है, चलिए इसको थोड़ा सा हम यहाँ रख देते और इसका स्क्रीनशॉट हम ले लेंगे ताकि हमें नेक्स्ट स्लाइड में हेल्प मिल सके। ठीक है, सेव इमेज। ओके, सो हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ओके, ये है कैल्शियम कार्बोनेट को जब आपने हीट किया तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला और कार्बन डाइऑक्साइड मिली। ओके, अब हमें पूछ रहा है जब हमने 5 ग्राम CO3 को बर्न किया तो हमें कितना कैल्शियम ऑक्साइड मिला। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या कर लो, आप जो है बहुत इजीली कर सकते हो। 1 सेकेंड ना, फाइव ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट कर रहे हो। ठीक है, सो आपको पता होना चाहिए कि कितने मोल्स है। ओके, तो आपको मोलर रेशो पता होना चाहिए सबसे पहले। सो मोलर रेशो क्या है कैल्शियम ऑक्साइड का? देखो पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट लिख देते हैं इस टू कैल्शियम ऑक्साइड। अभी इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि हमें इन दोनों का रिलेशन चाहिए। तो इन दोनों का रेशो क्या है हमारे पास? 1:1 मोल। ये जब 1 मोल लोगे तब भी आपको ये 1 मोल लेना पड़ेगा। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट के 1 मोल का आप मास बता सकते हो मुझे, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास। ठीक है, मोलर मास बता सकते, लिख दो मोलर मास क्या है कैल्शियम कार्बोनेट का 100। कैसे आया देखो, कैल्शियम क्या है हमारे पास 40, कार्बन क्या है हमारे पास 12 और ऑक्सीजन क्या है हमारे पास 16। सो 16 3 ज़ा 48 एंड 12 60 प्लस 40 इज 100 प्लस ये कितना हो जाएगा 56 ग्राम। ठीक है, अब हमें पूछ रहा है जब हमने 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस हुआ 56 ग्राम। तो जब हम 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट लेंगे तब कितना कैल्शियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होगा x। तो ये क्या हो गया हमारे पास यूनिटरी मेथड। जब हमने 100 ग्राम्स लिए तब हमें 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिला। जब हमने 5 ग्राम लिया तो हमें कितना मिला x ग्राम। सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 56 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100, है कि नहीं? तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, कैलकुलेट कर लो। तो हम तुरंत कैलकुलेट करके देखते हैं। सो हमारा आंसर आ रहा है दैट x इज इक्वल टू 2.8 ग्राम। तो आप समझ गए किस तरह से करना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा 2.8 ग्राम। एक तो आप ऐसे कर लो, या क्या करो आप देखो, या एक और इजी मेथड, या फिर यही ठीक है इसी से ही करो। 100 ग्राम लिया तो 56 ग्राम, तो 5 ग्राम लेने पे कितना होगा 2.8 ग्राम। मतलब सिंपली है, जैसे 100 लिया तो 56 ग्राम, 5 लिया तो x ग्राम। तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई और इक्वल हो गए। ठीक है, सो x मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 56 हुआ। सो x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 56 डिवाइडेड बाय 100।
वही लिखा है, समझ गए। चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट किस तरह से सॉल्व करना है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन ये देखे रखा है दैट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ CO2 obtained at NTP by thermal decomposition of 5 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। हमें क्या पूछा गया, जब हमने 5 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को वो किया, थर्मली डिकम्पोज किया, तो कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, कितना वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस हुआ, तो कर लेते। गिवन वेट क्या है हमारे पास, देखो पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, तो वही क्वेश्चंस बार बार आ रहे हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने ये वाले टाइप के क्वेश्चंस डाले हैं। ठीक है, सो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल्स निकाल लो सबसे पहले। तो कैल्शियम कार्बोनेट के मोल क्या आ जाएंगे, 5 ग्राम, गिवन वेट डिवाइडेड बाय ये, सो गिवन वेट 5 ग्राम डिवाइडेड बाय 100 कर दो, सो 100 ग्राम, तो हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया 1/20 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट, 1/20 मोल्स कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये हो गया। अब आ जाते हैं 1/20 मोल्स लिए, तो इनका रेशो क्या है, मोलर रेशो क्या है हमारे पास, 1:1। भाई मोलर रेशो तो 1:1 है ना, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट और CO2 का। ठीक है, मोलर रेशो 1:1, तो यहाँ जितने मोल वहाँ भी उतने ही मोल, तो यहाँ कितने मोल हो जाएंगे, यहाँ पर भी सेम मोल हो गए, क्योंकि मोलर रेशो तो सेम होता है भैया। 1/20 मोल्स क्या हो जाएंगे हमारे पास, CO2 हो जाएंगे। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा दैट वॉल्यूम एट NTP, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP, वॉल्यूम ऑफ CO2 एट NTP क्या होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ CO2 की बात करें, सो मोल्स कितने हैं, 1/20। आप क्या करो, आप मल्टीप्लाई कर दो बाय 22.4 लीटर, सो आपके पास आ जाएगा, इट विल बी 1.12 लीटर CO2। सो हमारा आंसर क्या आ गया, 1.12 लीटर CO2। ओके, ये हो गया हमारे पास हमारा आंसर। ओके, इजी था ये वाला क्वेश्चन, बस वही मोलर रेशो के साथ ही खेलना है। अब तो मैं बोर हो गया ये वाले क्वेश्चन से, क्योंकि बहुत इजी है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट। अब इतने सारे क्वेश्चंस कर लिए, तो आज आपको मैं पहला होमवर्क दे रहा हूँ। आपको जो है ये होमवर्क लेके जाना है, मैंने पहले से सोच लिया था कि ये होमवर्क दूंगा मैं आप लोगों को। तो ये होमवर्क है, इसका आंसर मुझे आपको टेलीग्राम पे देना है। कहाँ दोगे इसका आंसर मुझे आप लोग, टेलीग्राम पे मुझे दोगे या कमेंट सेक्शन में दे दो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे दो। ओके, समझ गए। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। चलिए आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो देखे रखा है दैट फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन ऑब्टेन फ्रॉम थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 0.1 मोल पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड ये होता है KClO3, उसका हमने थर्मली डिकम्पोज किया तो हमें ऑक्सीजन मिली। तो हमें कितनी ऑक्सीजन मिली, सो सबसे पहले आपको रिएक्शन आनी चाहिए, तो हम रिएक्शन लिख लेते हैं। आपने KClO3 को थर्मली डिकम्पोज किया, थर्मली क्या किया, डिकम्पोज किया, राइट। सो KClO3 को आपने डिकम्पोज किया। चलो देखते हैं, सो हमें क्या मिला, KCl और ऑक्सीजन पूरी निकल गई, KCl प्लस ऑक्सीजन निकल गई पूरी, ऑक्सीजन O2। अच्छा,
बैलेंस कर लेते, यहाँ O2 है और यहाँ 3O है, तो यहाँ 2 KCl कर देते। अच्छा, यहाँ 2 KCl कर दो, तो यहाँ क्या कर देते हम 3 कर देते, यहाँ 2 कर देते। देखो बैलेंस हो गई रिएक्शन, बैलेंस हो गई, राइट। अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, जब हमने 0.1 मोल पोटेशियम क्लोरेट लिया तो O का वॉल्यूम कितना है, तो हमें पता होना चाहिए कि O का मोल्स कितना है। तो रेशो पहले निकाल लो, हमें किसके बीच में रिलेशन निकालना है। देखो KCl को तो यहाँ कोई रोल नहीं है, KCl को बोल चल भाग, तो हमें निकालना है इन दोनों का रिलेशन। तो इन दोनों का रेशो क्या है, इन दोनों का रेशो है मतलब KClO3 का और O2 का जो रेशो है वो रेशो कितना है, तो वो रेशो लिख लो। सो वो रेशो होगा हमारे पास 2:3, मतलब जब आप 2 लोगे तो यहाँ 3 लेना पड़ेगा। तो जब आप यहाँ 0.1 मोल लोगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, देखो 0.1 छोड़ो, इजीली समझाता हूँ आपको मैं। जब आप यहाँ 2 लेते हो, 2 मोल्स लोगे तो यहाँ 3 मोल लेना पड़ेगा, ठीक है। जब आप यहाँ 1 मोल लोगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 3/2 मोल, है कि नहीं। उसी तरह अगर आप यहाँ 0.1 मोल लोगे तो यहाँ कितना लेना पड़ेगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोल। अब मल्टीप्लाई बाय 0.1 क्यों हुआ, क्योंकि जब हमने 1 से 0.1 मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 0.1 से मल्टीप्लाई किया, बस वही लिखा है। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, इसके मोल कितने हो जाएंगे हमारे पास, इसके मोल हो जाएंगे हमारे पास इतने, कितने, इतने 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मोल, इतने मोल्स हो गए, ठीक है। मोल पता चल गया, अब हमें निकालना है वॉल्यूम। सो वॉल्यूम निकालने के लिए कंडीशन क्या देखे रखी, NTP। सो NTP पे आप क्या करते हो, मल्टीप्लाई कर दो 22.4 लीटर से, राइट। सो लिख दो 3/2 मल्टीप्लाई बाय 0.1 मल्टीप्लाई बाय 22.4 लीटर, क्या हो जाएगा आपके पास हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन, दैट इज O2, आपका ऑक्सीजन आ जाएगा ये। तो ये कितना हो गया हमारे पास, और यहाँ O2 पूछा है हमारे से, O2 पूछा गया। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, जब हम कैलकुलेट कर लेंगे सो हमारे पास द आंसर वुड बी 3.36 लीटर O2। ओके, सो किस तरह से कैलकुलेट किया आपको समझ आए, बस मोलर रेशो का ही खेल है, मोलर रेशो निकालो आपको तुरंत जो है आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब हम चलिए आ जाते हैं इस क्वेश्चन पे, ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है, इसके बाद हम क्लास को जो है एंड करेंगे, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज दैट फाइंड आउट द मास ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज O2 पूछ रहा है हमसे, ठीक है। ऑक्सीजन दैट इज O2, फाइंड आउट द मास ऑफ O2 ऑब्टेन फ्रॉम 90 kg ऑफ वाटर। हमने क्या करा, हमने 90 kg ऑफ वाटर को जो है हीट दी थी। सो सबसे पहले तो हमें रिएक्शन आनी चाहिए। देखो वाटर को जब आपने हीट दी, वाटर को जब आपने, है कि नहीं, जब आपने हीट दी तो क्या हुआ, हमें H2 मिला प्लस O2 मिला, राइट। अब आपने हीट दी ना, है कि नहीं, या फिर हीट नहीं भी दी, या रिएक्शन अगर जैसा आपने वाटर को तोड़ा, मतलब हीट देके ही तोड़ा होगा। सो हमें पूछा है कि O2 कितना ऑब्टेन हुआ। सबसे पहले तो आप रेशो को सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन लिख दो, यहाँ 2H लिख दो, और यहाँ क्या होगा 1। सो रेशो तो आपको मिल गया। सो आपको निकालना है कितना मास निकला होगा O2 का। सो आप क्या करो, आप मोल्स निकाल लो, आप क्या करो मोल्स निकाल लो। मोल्स निकाल लो मतलब क्या कि 90 kg वाटर है ना आपके पास, सो 90 kg वाटर है आपके पास।
सो आप पहले बात तो मोलर रेशो लिख दो इसका, वाटर का और O2 का। सो वाटर और ऑक्सीजन का मोलर रेशो क्या है, 2:1। यही है हमारे पास मोलर रेशो इसका। सो हम क्या करेंगे, लिख देंगे, जब इसके 2 मोल हो गए तो इसका 1 मोल रिएक्ट करेगा। सो हमें निकालना है इसके 2 मोल मतलब 2 × 18 ग्राम, जब इसका मास रिएक्ट करेगा किससे, 1 × 32 ग्राम से, मतलब इनका मोलर मास हमने लिख दिया। ठीक है, सो मोलर मास हमने लिख दिया। देन आप क्या कर दो, जब आप इतने ग्राम लेते हो तो आपको इतना ग्राम लेना पड़ेगा। अब आप क्या कर दो, आप केजी कर दो, इसी को केजी कर दो, इसी को आप क्या कर दो, केजी कर दो, के से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि भाई रेशो है ना, रेशो तो सेम ही रहेगा। अब आप क्या करो, इसको 90 ग्राम करने की कोशिश करो। मैं इजी मेथड आपको बता रहा हूँ। आप क्या करो, सबसे पहले आप 18 केजी लिखो। अगर आप 18 केजी करोगे तो यहाँ क्या लिख दोगे, 32 / 2 केजी, 32 / 2 केजी। अच्छा, जब आप यहाँ 180 केजी लिखते हो तो आप यहाँ क्या लिखोगे, 320 / 2 केजी। क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 10 किया। अच्छा, अब आप क्या करो, डिवाइडेड बाय क्या कर दो, 2 कर दो। सो आप क्या लिख दो, जब आप 90 केजी लोगे तो यहाँ कितना होगा, 320 / 2 डिवाइडेड बाय 2 केजी। आ गया आपके पास आंसर, केजी O2। तो ये हो गया आपका आंसर। सो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो मैं कैलकुलेट करके देखता हूँ कि आंसर क्या आ रहा है। तो 320 डिवाइडेड बाय 4, सो ये आ जाएगा हमारे पास 80 kg O2। देखो रेशो के साथ ही खेलना है। जब आपने 90 kg वाटर लिया तो देखो बहुत ईजी, जब आप 2 मोल वाटर लेते हो तो 1 मोल ऑक्सीजन इवॉल्व होता है। सो 2 मोल का मास कितना होगा, 2 × 18 ग्राम। तो हम क्या कर देंगे, केजी से मल्टीप्लाई कर देंगे ना, क्योंकि रेशो है। रेशो में तो कुछ भी यहाँ से अगर जो मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो यहाँ भी 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ केजी लिख रहे हो तो यहाँ भी केजी लिखो, क्योंकि रेशो है, क्योंकि रेशो है। अब आपने क्या करा, इस 2 को इधर भेज दिया। सो क्या हो गया, 18 32 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, 18 केजी लोगे तो इतना होगा। तो 180 केजी करोगे तो 180 केजी करने के लिए हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 10 किया, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई बाय 10 करा आपने। ठीक है, फिर आपने क्या करा, डिवाइड बाय 2 करा, 90 करा, क्योंकि हमें निकालना क्या था कि जब आप 90 केजी लोगे तब O2 कितनी इवॉल्व होगी। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, देखो 80 आ रहा है। सो इतना ईजीली इसे करना था। अब आप क्या करोगे, घर जाके, आज की क्लास हम हमारी एंड कर रहे हैं। ये जो मोल कॉन्सेप्ट है ना, इसको मैं इतने पार्ट्स में क्यों लेके आ रहा हूँ, क्योंकि इट इज़ अ डिफ़िकल्ट चैप्टर नहीं कहेंगे। अगर जिसको समझ आ गया उसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं है, जिसको समझ नहीं है उसके लिए डिफ़िकल्ट है। इसको आप रिवाइज करोगे, अभी जहाँ तक जितना हुआ, 5 पार्ट हो गए ना हमारे, तो इन 5 पार्ट्स को आप रिवाइज करोगे, पहली बात। दूसरी बात, अभी ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, आगे हमें कंबस्टन ऑफ हाइड्रोकार्बन भी करना है। अभी मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ। दूसरी बात, अभी 5 पार्ट्स हो गए, अभी 5 पार्ट और आएंगे, ये 5 दिन और चलेगा। ये क्लास जो है 5 डेज ऐसी और चलेंगी। 10 लेक्चर्स हो जाएंगे, आई थिंक 8 से 10 लेक्चर तो जाएंगे ये चैप्टर में। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इन सारी वीडियोस को कंपाइल करके आपके लिए एक 1 शॉट भी लेके आऊँगा। इन्हीं वीडियोस को कंपाइल करूँगा जिसमें से अननेसेसरी पार्ट रिमूव कर दिया जाएगा, इंट्रोडक्शन वगैरह हटा के, तो वो शायद आराम से 10-12 घंटे का एक वीडियो बनेगा। लेकिन ये जो 10-12 घंटे अगर आपने दे दी तो आपका मोल कॉन्सेप्ट और पूरी केमिस्ट्री एकदम मस्त हो जाएंगी। इसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम इनऑर्गेनिक पे भी जाएंगे। ठीक है, सो आप जो है इसका हम 1 शॉट लेके भी आएंगे, इसी का कंपाइल वीडियो। अगर आपको 1 शॉट नहीं जमता तो ये लेक्चर्स देखते जाओ। सक्सेस जो है एक रात में नहीं मिल जाती, सक्सेस इज़ अ प्रोसेस। मेरी नज़रों में सक्सेस तो एक प्रोसेस है।
सक्सेस एक प्रोसेस है जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, थोड़ा थोड़ा सीखो हर दिन। देखो मैंने आज का वीडियो देखो कितने सेकंड का, ओनली 45 मिनट्स का वीडियो बना है, जिसमें से 5 मिनट भी अननेसेसरी के गए होंगे, ठीक है। तो 40 मिनट ही देना है बस, दिन के 40 से 50 मिनट देना है, तो आपका पूरा मूल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, मिलते नेक्स्ट क्लास में। और हाँ, ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ ना, ये एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। देखो फालतू क्वेश्चंस तो करा सकते हैं हम, लेकिन एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करे, ये ऐसे क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस भी करा रहा हूँ और थियोरी भी करा रहा हूँ मैं फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। क्योंकि अगर मैं सिर्फ थियोरी कराता था ना, तो ये चैप्टर मैं एक साथ में 3-2 घंटे में कंप्लीट कर देता था। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन भी सीखें और सही में जेन्युइनली मार्क्स लेके आए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम कंबस्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन देखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट देखेंगे, फिर उसके नेक्स्ट क्लास में, मतलब जो परसों की क्लास होंगी, उसमें हम इक्विवेलेंट वेट देखेंगे। अभी 4-5 क्लासेस और लगेगी। सो अच्छे से पढ़िए, दिल लगा के। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।